भी जानते हैं यह कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। और इस क्लास को खास बनाने वाले लोग आप हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आप मेरे लिए आज खास हैं, कल खास है और हमेशा खास बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताओ कि कल की क्लास में क्या आप ये समझ पाए थे? यहां तक हम कर चुके थे और यहां मैं आपको 1773 एक्ट के कुछ ऐसे चेंजेस बताने वाला था जो बहुत जरूरी थे। ठीक है, चलिए। ठीक है, हाँ, चलो ठीक है। आदेश कुमार यादव भी हैं। आज मैं सबका नाम लूंगा, कैसी बात कर रहे हो? जिसका नाम मैं पढ़ पाऊंगा उसका नाम मैं ले दूंगा। यार कमेंट का साइज बढ़ा दो, दिखाई नहीं दे रहे। आपकी कमेंट बहुत ज्यादा है और मुझे दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि वो इतने तेज जा रहे हैं। ठीक है, थोड़े और। अरे नहीं, थोड़े मुझे दिखना भी तो चाहिए। हाँ ठीक है, अब ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना परेशानी के। ओके, प्रशासनिक परिवर्तन। What are the administrative changes that were made during this tenure? We are going to discuss about that. देखो पहला क्या था कि ये एक्ट कौन सा है, पहले बात तो ये समझ लेना। 1773 एक्ट की हम बात यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। और इसके अंदर आप समझिएगा, ठीक है, इसके अंदर आप ये बात समझिएगा कि जो बंगाल के अंदर गवर्नर का पद था वो खत्म हो गया। ठीक है, बंगाल में गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया। अच्छा, आप लोगों के लिए कुछ एक बहुत अच्छी सी बात है, क्लास के एंड में हम बात करेंगे उसके बारे में। क्लास के एंड में 5 मिनट में मैं उसके बारे में बात करूंगा। 5 मिनट जो होंगी मैं कुछ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, आपके लिए कुछ अच्छी सी बातें वहां पर होंगी। ठीक है, चलिए निशा बेटा इसको याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल में गवर्नर का पद समाप्त किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है अंतिम गवर्नर कौन था? आपसे पूछा जा सकता है अंतिम गवर्नर कौन था? तो आप बताएंगे अंतिम गवर्नर कहां का? अंतिम बंगाल का गवर्नर, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। नाम है उसका वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स। इसको इंग्लिश में लिखेंगे पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज abolished and the last person who sat on this throne, that was the Warren Hastings. ठीक है, चलिए। नेक्स्ट आप इसमें समझेंगे। अच्छा, ये पद तो कर दिया बाबू खत्म। अब एक नया पद बना दिया, एक नया पद का निर्माण किया गया। नए पद का निर्माण किया गया। नए पद का निर्माण किया गया। नए पद का निर्माण किया, जिस पद को कहा जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या कहा जाता है जिसको? बंगाल का गवर्नर जनरल। 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 ठीक है, अब अगर मैं बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो नए पद का निर्माण किया गया। इस पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति कौन बना? इस पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति, प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल, प्रथम व्यक्ति इस पद पर कौन बैठा है? दैट वाज आल्सो वॉरेन हेस्टिंग। दैट वाज आल्सो वॉरेन हेस्टिंग। वो भी वॉरेन हेस्टिंग ही बना। ठीक है, चलो इस तरीके से करके आपको ये दोनों ही चीजें यहां पर याद रख लेनी है और दोनों ही चीजें आपको यहां रख लेनी है याद। इसके अलावा जो बंगाल के अंदर नवाब का पद हुआ करता था उसकी भी पार्किंग लगा दी गई। बंगाल में अब नए नवाबों की नियुक्ति पर रोक हो गई। बंगाल में नए नवाब की नियुक्तियों पर रोक हो गई। नए नवाबों की नियुक्ति पर रोक हो गई। नियुक्ति पर रोक कि अब कोई नया नवाब नहीं बनेगा। अब तक ब्रिटिशर्स ही उसको चुनते थे, अब कह दिया कि अब कोई नया नवाब नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए तो ये भी यहां पर रोक दिया गया। प्रोहिबिशन ऑन न्यू नवाब अपॉइंटमेंट। न्यू नवाब्स
न्यू नवाब्स अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, न्यू नवाब्स अपॉइंटमेंट, नए नवाबों का जो अपॉइंटमेंट था वो रोक दिया गया। न्यू नवाब्स अपॉइंटमेंट वो दिया गया है बाबू रोक। इसके अलावा एक बात को समझना कि यहां पर बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो अकेला सारे काम नहीं कर सकता, ये बात आप भी समझते हैं। बट फिर भी यह बंगाल के नए नवाबों की नियुक्ति पर रोक लगाने के बाद अब इसके कामों को बचाने के लिए गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल की गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, की सहायता के लिए, की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। बाबू एक बात को समझना, मैंने यहां पे क्या कह रहा हूं वो ये समझना है। मैं यहां पे ये कह रहा हूं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 4 मेंबर्ड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 4 मेंबर्ड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और ये किसके लिए 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल? दिस 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल दैट इज बेसिकली फॉर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल्स। ठीक है, ये हेल्प करेगी। 4 मेंबर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये किसकी हेल्प करेगी? सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल की हेल्प करेगी, तो इसके लिए बनाई गई है। अच्छा वैसे इसका काम क्या होगा? ब्रिटेन के द्वारा भेजे गए कानूनों को लागू करना, ये इसका काम होगा। इसका वर्क क्या है बाबू? इसका वर्क क्या है? ब्रिटेन द्वारा भेजे कानूनों को लागू करना, ब्रिटेन से भेजे कानूनों को लागू करना, ब्रिटेन से भेजे कानूनों को लागू करना, भेजे कानूनों को लागू करना, कानूनों को लागू करना, लागू करना। इंग्लिश में आप इसको कैसे लिखेंगे? लॉ इंपोज, ब्रिटिश लॉ इंपोज इन इंडिया, ब्रिटिश लॉ इंपोज इन इंडिया, इंपोज इन इंडिया, ब्रिटिश लॉ इंपोज इन इंडिया, कि भाई ब्रिटिशर्स के लॉज को इंपोज करना है तो उसके लिए बनाया गया है। अब मुझे बताइए कि क्या आप मेरी बात से जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ पाए? क्योंकि मैंने आपसे कभी भी अगर पूछा होगा बेटा कि प्रशासन के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, ठीक है, पहली एग्जीक्यूटिव की जरूरत होती है, एग्जीक्यूटिव की जरूरत, जिसका मतलब होता है कानून को लागू करना। तो एग्जीक्यूटिव का काम करने के लिए है बंगाल का गवर्नर जनरल है और उसके लिए कार्यकारी परिषद है। लेजिस्लेटिव का काम करने के लिए, ठीक है, अच्छा एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं नहीं, कार्यकारी काम करने के लिए। अच्छा यहां पर विधायी काम करने के लिए खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट है, क्योंकि कानून बना कौन रहा है? ब्रिटिश लॉ, ब्रिटेन गवर्नमेंट खुद बना रही है कानून, तो ये यहां पे खुद हो जाएगा। और बचा आपका एक वर्ग जिसको हम बोलते हैं न्यायिक कार्य, उसके बारे में अगले पेज पर कहानी दी गई है। कृपया करके जो आपको बताया गया है इसको आप नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और जैसे ही आप नोट कर लें एक बार कमेंट में लिख देना सर नोट कर लिया है। ठीक है, चलो फटाफट बताओ। अब एक बच्चा है जो कह रहा है कि सर इन चारों का नाम बता दो। बहुत बढ़िया।
बेटा पहली बात तो ये कि इन चारों का नाम जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? वो सिविल्स के लिए पढ़ना होता है, ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ना होता है, क्योंकि ये आपको केवल इसी फैक्ट के तौर पर याद रखना है। बट नहीं सर, हम तो जानना चाहते हैं, क्या पता कल को हम सिविल्स की तैयारी करने लगे। नहीं नहीं हो सकता भाई लॉजिकली। तो आप इनका नाम फटाफट से लिख लेंगे। पहले का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल जॉन क्लैवरिंग, पहले का नाम है। ये चार जो पर्सन है, 4 मेंबर्स कौन कौन है ये? हालांकि मैं इसको कभी नहीं लिखवाता, पुराने बैच के बच्चे इस बात को जानते हैं, बट एक बच्चे ने कमेंट की है और हम कमेंट का जवाब गुस्से से नहीं देते, हम कमेंट का जवाब उत्तर से देते हैं। तो फटाफट आप लिखिए। पहला ये नाम है जॉन क्लैवरिंग, लेफ्टिनेंट जनरल जॉन क्लैवरिंग, जनरल जॉन क्लैवरिंग, क्लैवरिंग। ठीक है, अब मैं इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप इसको लिख लोगे, हिंदी में तो लिख लोगे। जॉन क्लैवरिंग के बाद आप अगला लिखेंगे जॉर्ज मॉनसन, जिसे मनसून लिखा जाता है, जॉर्ज मॉनसन, जॉर्ज मॉनसून। पहले का नाम आपका हो जाएगा क्लैवरिंग, दूसरे का नाम हो जाएगा मॉनसून, तीसरे का नाम हो जाएगा आपका बॉरवेल, रिचर्ड बॉरवेल, पूरा नाम रिचर्ड बॉरवेल और रिचर्ड बॉरवेल, रिचर्ड बॉरवेल, रिचर्ड बॉरवेल। और बचा अंतिम नाम, जिसको आप लिख सकते हैं सीधे तौर पर फिलिप फ्रांसिस, फिलिप फ्रांसिस, फिलिप फ्रांसिस, जिसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं आगे कि 1773 के एक्ट में किस प्रकार से आपका न्यायिक परिवर्तन हुआ है। 1773 के एक्ट में हम न्यायिक परिवर्तन की बात करते हैं, जो भी न्यायिक परिवर्तन हुआ है उसके बारे में। जुडिशियल चेंजेस, 1773 एक्ट के जुडिशियल चेंजेस, 1773 एक्ट जुडिशियल चेंजेस, जुडिशियल चेंजेस, जुडिशियल चेंजेस। चलिए जुडिशियल चेंजेस की बात करते हैं कि व्हाट आर द जुडिशियल चेंजेस ऑफ दैट टाइम। ठीक है, चलिए। अब इसका मतलब होता है न्यायिक परिवर्तन, न्यायिक परिवर्तन, न्यायिक परिवर्तन। पहला ही परिवर्तन यह होता है इस अधिनियम के आधार पर, इस अधिनियम के आधार पर, इस अधिनियम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्ट, आधार पर 1774 का, 1774 का, 1774 का, 1774 कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोलकाता सुप्रीम कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोलकाता सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट, ये बना है बाबू कोलकाता सुप्रीम कोर्ट। इसको एक नाम और देते हैं, इसको फोर्ट विलियम्स कोर्ट भी बोलते हैं, फोर्ट विलियम्स कोर्ट भी बोलते हैं। ये भारत का पहला कोर्ट है, ठीक है, भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट है ये। अब इसमें जजों की संख्या कितनी है, जज कितने हैं इसमें? सर जज जो है इसमें एक तो हो जाएगा मुख्य और बाकी 3 हो जाएंगे अन्य। जो मुख्य हो जाएगा उस जज का नाम है एलिजा इम्पे, इलीजाह इम्पे। और जो अन्य हो जाएंगे वो कैसे कैसे हैं? सबसे पहले का नाम है हाइड, दूसरे का नाम है चैम्बर्स, चैम्बर्स, हाइड चैम्बर्स, और इसका नाम है लिमेस्टर। ये इतने लोग आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर।
अच्छा, कई बार ना इसका, जैसे मैंने बताया कि कई बार इसका ये पूछा जाता सकता है कि क्षेत्राधिकार कितना था। ठीक है, क्षेत्राधिकार बता दीजिए, इसका जुरिडिक्शन कितना था, मतलब ये किस किस मामले पर अपना फैसला ले सकता था वो बताइए। ठीक है, चलिए। तो इसमें मैंने पूछा और आपसे बताया कि भाई कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट जो था ये किस किस मामले में डिसीजन ले सकता था। तो डिसीजन की बात अगर मैं करूं कि इसका क्षेत्राधिकार कितना था, इसका जुरिडिक्शन या क्षेत्राधिकार, इसका क्षेत्राधिकार, इसका क्षेत्राधिकार समझिए। क्षेत्राधिकार बेटा देखो, मैं डिटेल में ही अगर बताऊं ना, बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊं तो बात अलग हो जाएगी। वैसे मैं अगर बता दूं 1774 से लेके 81 के बीच में सभी के लिए था, प्रांत के सभी के लिए, यानी कलकत्ता या बंगाल क्षेत्र में सबके लिए, क्षेत्र में सभी के लिए, सभी पर लागू। लेकिन इसके बाद एक दिक्कत ऐसी होती है कि 1781 से लेके 1860 तक, 1781 से लेके 1860 इस बीच में जो इसका कार्यकाल या क्षेत्राधिकार है, क्षेत्राधिकार को बोलते हैं जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन, तो वो बदल जाता है और वो हो जाता है किसके लिए, केवल ब्रिटिश विषयों पर, बंगाल के अधीन केवल ब्रिटिश विषय, बंगाल के क्षेत्र में केवल ब्रिटिश विषय, केवल ब्रिटिश विषय, केवल ब्रिटिश विषय, बंगाल के क्षेत्र में केवल ब्रिटिश विषय उनके ऊपर। ठीक है, याद रखना, ये बहुत ज्यादा डिटेलिंग है। ठीक है, ये इतना, मैं तो ये कहता हूं इसे मत लिखो यार, इस वाले पॉइंट को मत लिखो क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल है। ठीक है, बट फिर भी आप देख सकते हैं, ओनली ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, ओनली ब्रिटिश सब्जेक्ट। अच्छा, एक बात और बता दूं कि 1860 में ये जो कोर्ट था खत्म हो गया था। दिस सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1773 बट इट वाज लेटर अबॉलिश्ड इन 1860। ये 1774 में बनता है बाबू, लेकिन 1860 में ये कोर्ट खत्म हो जाता है। इसके बारे में भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे। क्या आप बात समझ पाए? हाँ, क्योंकि ये कोर्ट टोटल चला ही कितना है सर, ये चला ही इतना, 1860 में तो खत्म हो गया ये। ठीक है, इसको कृपया करके समझ लेंगे आप। ये जुरिडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, समझ लो, अधिकार क्षेत्र समझते हो है? जिसके ऊपर ये डिसीजन दे पाए, कौन जा सकता है कोर्ट में, दैट इज द पॉइंट। अच्छा, ये इसका हो गया न्यायिक परिवर्तन। कृपया करके न्यायिक परिवर्तन लिखिए, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, हाइड, चैम्बर्स एंड दिस इज लीमेस्टर, लीमेस्टर, दिस इज एलिजा एम्पे, एलिजा इम्पे, this is Eliza MP. Kindly note this down, then we'll move further. पता समझ में? नोटेड? क्या हम आगे बढ़े? नोट 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 नोट। ओके, राम राम भाई इंस्पेक्टर, राम राम। इसके बाद आप देखेंगे कि 1773 के अधिनियम पे दो प्रभाव और बसते हैं, इसके दो प्रभाव और बसते हैं। और पहला प्रभाव इसका यह है कि भारत के अंदर कैसे इसने भ्रष्टाचार को रोका, ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगाई। 1773 अधिनियम में भ्रष्टाचार विरोधी प्रावधान, भ्रष्टाचार विरोधी प्रावधान, विरोधी प्रावधान, भ्रष्टाचार विरोधी प्रावधान इसको बोलते हैं करप्शन प्रोहिबिशन, करप्शन प्रोहिबिशन प्रोविजन, प्रोहिबिशन प्रोविजन।
पहला पॉइंट इसमें एक किया गया, कंपनी के कर्मचारियों पर 2 प्रकार की रोक लगा दी गई। कंपनी के कर्मचारियों पर 2 प्रकार की रोक लगा दी गई। ठीक है, पहला पॉइंट, कंपनी के कर्मचारियों पर कंपनी के कर्मचारियों पर 2 प्रकार की रोक लगा दी गई। 2 प्रकार की रोक लगा दी गई। 2 प्रकार की रोक लगा दी गई। ठीक है, 2 टाइप ऑफ प्रोहिबिशंस, 2 टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। पहला क्या है कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकता। निजी व्यापार पर रोक, पहले तो किया गया निजी व्यापार पर रोक। निजी व्यापार पर रोक, प्रोहिबिशन ऑन इंडिविजुअल ट्रेड, इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑन इंडिविजुअल ट्रेड। प्रोहिबिशन ऑन इंडिविजुअल ट्रेड, इंडिविजुअल ट्रेड, प्रोहिबिशन ऑन इंडिविजुअल ट्रेड। पहला पॉइंट तो ये बना। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या क्रिएट होता है कि एक तो निजी व्यापार पे तो रोक लगेगी, और किसी भी प्रकार का जो उपहार होगा वो कोई ब्रिटिश अधिकारी नहीं ले सकता। तो ब्रिटिश अधिकारी पर गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध, गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध, इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑन ब्राइबरी। प्रोहिबिशन ऑफ ब्राइबरी। ब्राइबरी एक तरीके का क्या होता है जी, रिश्वतखोरी। तो रिश्वतखोरी पर रोक लगा दी गई। तो ये वो जो है ये वो चीज है जिसके थ्रू यहां पर कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से भारत के अंदर भ्रष्टाचार रुक जाए। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो आप समझेंगे यहां पर। ठीक है, मैं और बताता हूं इसके बारे में कि इसके बाद क्या हुआ। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कुछ घोषणाएं भी की थी, वो घोषणाएं आप समझेंगे। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई घोषणा, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई घोषणा, हम उसकी बात करते हैं क्या है। ठीक है, या फिर डिक्लेरेशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन दिस एक्ट। डिक्लेरेशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय दिस एक्ट, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो घोषणा की है वो क्या की है। पहला ही पॉइंट इसमें आप समझेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट। पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही है कि भाई देख, बात यह है कि ये जो भारत के अंदर व्यापार चल रहा है या प्रशासन चल रहा है, इनमें फर्क है। प्रशासन कर रही है ब्रिटिश सरकार, व्यापार कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको लिखोगे कैसे? मतलब देखो इसमें क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कह रही है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कह रही है कि देखो जी, ये है इंडिया, लेट सपोज कि दिस इज इंडिया। ज्यादा हो गया। और वैसे बताओ आपके क्या हाल है, पढ़ तो रहे हैं अपन। आप ये बताओ तब तक कि आपके क्या हाल है, मौज आ रही है जीवन में, खूब मामला सही चल रहा है? नई साल कैसा रहा आपका? सुबह सुबह किससे बात होगी सबसे पहले? ठीक है, बताओ कैसे कैसे रहा सब। अब यहां पे क्या है बाबू, ये पूरा अभी आज की डेट में इंडिया है। उस समय की जबकि मैं बात कर रहा हूं तब तो मामला ही अलग था। तब इस समय ऐसा हुआ करता था भारत थोड़ा, ठीक है, तब भारत कुछ ऐसा हुआ करता था और क्षेत्र भारत में जुड़ा हुआ था। तो यहां पे ये कह रही है ब्रिटेन कि यहां पर जितना भी व्यापार है, कि भारत में चल रहा व्यापार कौन कर रहा है? व्यापार है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कह रहे हैं ये। ठीक है, चलिए। तथा ये कहते हैं कि जितना भी प्रशासन है वो है जी, जितना भी प्रशासन अपन कर रहे हैं वो है ब्रिटेन सरकार का, वो है ब्रिटिश सरकार का।
ये इतना फर्क स्पष्ट करते हैं, कहते हैं हम व्यापार नहीं कर रहे, समझे, व्यापार अपन नहीं कर रहे, व्यापार कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रशासन कर रही है ब्रिटिश सरकार, ये कहा गया है। ठीक है, चलिए, क्या आप इस बात को समझ पाए? तो इसमें यही अधिनियम में क्लियर किया गया। पहला पॉइंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट ट्रेड इज सब्जेक्ट ऑफ, इंग्लिश पहले लिख लो, हिंदी में भी लिखूंगा, ट्रेड इज सब्जेक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेड इज सब्जेक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड administration is by British government। अब इसको हिंदी में कैसे लिखोगे आप कि भारत में जो प्रशासन हो रहा है, भारत में प्रशासन वो ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं है, ब्रिटेन सरकार का है। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा भारत में प्रशासन ब्रिटिश सरकार की ओर से है, ब्रिटिश सरकार की ओर से है, ब्रिटिश सरकार की ओर से है, ओर से है। भारत में प्रशासन ब्रिटिश सरकार की ओर से है। और दूसरी बात ये कहती है तथा, भारत में प्रशासन का तो बता दिया, तथा व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का है, व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का है। यहां पे एक बात ये समझ लेना, ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा सा यहां क्लैरिटी आप रखिएगा दिमाग में। दूसरा पॉइंट यहां पर क्लियर किया जाता है कि ब्रिटिश सरकार 20 अतिरिक्त वर्षों के लिए, 20 अतिरिक्त वर्ष के लिए, अतिरिक्त वर्ष के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का मूल्यांकन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का मूल्यांकन करेगा, कार्यों का मूल्यांकन करेगा, कार्यों का मूल्यांकन करेगा, मूल्यांकन करेगा। ठीक है, क्या आप बात को समझ पाए? हाँ जी, इसमें क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट will evaluate East India Company works after 20 years। भाई ये कुछ इस तरीके से इसमें माहौल रहा था। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों ही पॉइंटर्स को नोट कर दिए। इस अधिनियम में इतना ही होगा। अब हम इसके बाद अगले अधिनियम की बात करते हैं। कोई भी चीज एक बार में परफेक्ट नहीं बनाई जा सकती। अब भारत के संविधान को भी देख सकते हैं, इसमें समय समय पर संशोधन करने पड़े। आप एक बार में अपने लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकते, कपड़े भी समय समय पर दूसरे खरीदने पड़ते हैं। हम बड़े हो जाते हैं, रंग पसंद नहीं आता, 70 चीज है भाई, है। तो जैसे वो बदलाव जो होते हैं ना, तो बदलाव प्रकृति का नियम है और एक बार में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं बन सकती। तो जब इसको बनाया गया तो सबको पता था कि इसमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी। तो कमियों को सही करने के लिए एक एक्ट लेकर आया गया 1781 में, जिसको कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, संशोधनात्मक अधिनियम। इसकी कमियों को दूर करने के लिए वो आएगा नेक्स्ट पेज पर। नोट होती बताइए आपका नववर्ष कैसा रहा? अभी चल रहा है बाबू? ठीक चल रहा है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है क्या ये एनटीपीसी के लिए काफी है? हाँ बेटा, पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ दोबारा ना पूछें, पहली क्लास देख ले, इससे अच्छा यही होगा, ठीक है। सर पार्टी नहीं की है, आप लोगों के बीच में आ गया, आपसे मुलाकात होगी, मेरे लिए तो यही पार्टी है। एक श्रेष्ठा नाम का बच्चा है क्लास में, उसको कल कुत्ते ने काट लिया है, बता रहा है कमेंटों में, कह रहा मुझे तो कल कुत्ते ने काट लिया। अरे वाह, आप क्या लेने गए थे उससे?
है नहीं, नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसको बोलते हैं 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, संशोधनात्मक अधिनियम। जो अवध और उड़ीसा का क्षेत्र था वहां पर भी कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है, ठीक है, कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो किसको दे दी गई? 1781 अधिनियम के द्वारा ही अवध व उड़ीसा क्षेत्र पर, अवध व उड़ीसा क्षेत्र, अवध व उड़ीसा क्षेत्र में कानून बनाने की जिम्मेदारी, में कानून बनाने की जिम्मेदारी, कानून बनाने की जिम्मेदारी, बनाने की जिम्मेदारी ठीक है, अवध व उड़ीसा क्षेत्र में कानून बनाने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई है बाबू? किसी एक को तो सौंपनी पड़ेगी। हाँ, बंगाल के गवर्नर जनरल को। बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दी गई, जनरल को दी गई, दी गई, ठीक है। चलना, लॉ मेकिंग पावर ऑफ अवध एंड उड़ीसा, लॉ मेकिंग पावर ऑफ अवध एंड उड़ीसा, उड़ीसा गिवन टू whom? गिवन टू whom? किसको दे दी गई सर? बिहार पर। बेटा बिहार जो क्षेत्र था ना वो बंगाल के आसपास लगता था, तो अवध में लगता था आधा बिहार। चाहो तो लिख लो बिहार, चाहो तो मत लिखो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, लॉ मेकिंग पावर ऑफ अवध एंड उड़ीसा दैट वाज गिवन टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, इसको दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ओके की बात है विक्रम, बेटा यहां नोट करो आगे। दूसरा है कि भाई ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको अलग कर दिया गया जुरिडिक्शन से। यानी जो कोर्ट है ना, ये जो अभी बनाया ना सुप्रीम कोर्ट, हाँ, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के खिलाफ कोई भी निर्णय नहीं दे सकता। ठीक है, चलिए, तो कहने की बात क्या है कि वो जो क्षेत्र है पूरा पूरा का पूरा जो ऑलरेडी क्षेत्र है, अब इसको लिखेंगे कैसे? बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को अवध व उड़ीसा, सॉरी वो तो लिख दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल को 1774 में बने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया, को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया, से बाहर किया गया। ठीक है, तो बात यह होती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल, it became superior to governor general of Bengal became superior to Supreme Court। अब एक बात खुद सोच के देखो, एक आदमी है जिसके खिलाफ कोई डिसीजन ही नहीं ले सकता, तो आपको नहीं लगता कि ये उसके लिए कुछ ज्यादा ही हो गया है? ठीक है, ज्यादा ही हो गया है कि भाई अगर ऐसा है तो उस आदमी के पास अब इतनी शक्ति आ चुकी है कि उस आदमी के खिलाफ कोई डिसीजन नहीं दे सकता, वो हर जगह के लिए कानून बना सकता है, तो क्या वो तानाशाही नहीं करेगा? सर करेगा। अरे जब आप एक आदमी को इतनी पावर दे दोगे तो तानाशाही नहीं करेगा और क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है। इस प्रभाव के कारण बंगाल के गवर्नर जनरल के द्वारा, ठीक है, कई सारे कदम उठाए गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपको ये बात लिखनी होगी। इन कारणों से
बंगाल के गवर्नर जनरल द्वारा, बंगाल के गवर्नर जनरल द्वारा, बंगाल के गवर्नर जनरल द्वारा, ठीक है, तानाशाही फैलाने की कोशिश की गई, तानाशाही का प्रयास किया गया, तानाशाही का प्रयास किया गया, प्रयास किया गया, तानाशाही का प्रयास किया गया। इन्हीं की वजह से तानाशाही का प्रयास इसके द्वारा किया, क्योंकि ये पावर बहुत ज्यादा आ गई है, ठीक है, ही गॉट सो मच पावर, ठीक है, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। तो यहां आपको 3 केस देखने को मिलते हैं, इसी से रिलेटेड आपको 3 केस देखने को मिलते हैं, 3 बड़े महत्वपूर्ण मामले देखने को मिलते हैं, 3 महत्वपूर्ण मामले, 3 महत्वपूर्ण मामले आपको देखने को मिलते हैं, 3 इंपोर्टेंट केसेस आपको देखने को मिलते हैं, 3 इंपोर्टेंट केसेस, इंपोर्टेंट केसेस, 3 इंपोर्टेंट केसेस, 3 इंपोर्टेंट केसेस आपको देखने को मिलते हैं, 3 इंपोर्टेंट केसेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, पहला जो है मामला इसमें, पहला जो मामला है इसमें वो है किसका, नंद कुमार जी का। नंद कुमार जी का केस कब का है बाबू, 1775 का। उसके बाद घसीटा बेगम का है, घसीटा बेगम, घसीटा बेगम का केस कब का, 1781 का है। और चैत सिंह का केस कब का है, चैत सिंह का, चैत सिंह का केस कब का है बाबू, ये भी 1781 का है। अच्छा, इन केसों के बारे में आपको डिटेल डिस्कशन नहीं करना है, सिर्फ इनके बारे में छोटी मोटी बातें पता हो, ठीक है। चलिए, क्लियर। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं, शायद वो कहानी आपको समझ में आए। होता यह है कि मैंने आपको 1773 के एक्ट में एक बात बताई थी, मैं थोड़ा पीछे आऊंगा कहानी सुनाने के लिए। मैंने आपको एक बात बताई थी यहां पर कि बंगाल में नए नवाबों की नियुक्ति पर रोक है नहीं, सिर्फ बंगाल में कब की गई है, 73 एक्ट में, क्लियर है, ठीक है। चलो, अब होता यह है कि ये जो नंद कुमार जी हैं, ये नंद कुमार जी ये बंगाल के रहने वाले हैं। इसमें ये कहां के नंद कुमार जी, ये बंगाल के रहने वाले, बंगाल, बंगाल के एक जमींदार हैं। घसीटा बेगम भी बंगाल की हैं, ये बनारस के हैं, चैत भाई, चैत भाई बनारस के, ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है कि यहां पर जो नंद कुमार हैं, जो नंद कुमार जी हैं, इनके द्वारा अपने यहां पर मतलब खूब अच्छा खासा पैसा था इनके पास, या ठीक ठाक रोकड़ा था इनके पास, ठीक है, और ये जमींदार थे। अब जो वॉरेन हेस्टिंग है, इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग इनसे कहता है कि सुनो, ऐसा करो, तो मुझे 5 लाख रुपए दे दो। वॉरेन हेस्टिंग ने इनसे 5 लाख रुपए लिए कि मैं तुम्हारे लड़के को बंगाल का नवाब बना दूंगा। इन्होंने रुपए दे दिए, ठीक है, इन्होंने रुपए दे दिए, किसने, नंद कुमार ने, कि हाँ मेरा बेटा नवाब बन जाएगा। लेकिन यह आदमी था चालू, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या काम करा, इसने घसीटा बेगम से भी 8 लाख रुपए ले लिए कि मैं तुम्हारे बेटे को भी नवाब बना दूंगा। तो एक से 5 लाख ले लिए, एक से 8 लाख ले लिए, जबकि नवाब तो बन ही नहीं सकते थे। तो ये उन दोनों के पैसे खा गया। अब अगर एक आदमी के 5 लाख रुपए मारे जाएंगे तो क्या वो कोर्ट में नहीं जाएगा, जी हाँ। तो नंद कुमार जाता है कोर्ट में कि भैया मेरे साथ तो ऐसे ऐसे धोखा हुआ है और 5 लाख रुपए मार दिए इसने। तो जो कोर्ट के अंदर जो जज है उसका नाम है इलीजा इम्पे, जस्ट बताया, हाँ, इलीजा इम्पे है दोस्त किसका, वॉरेन हेस्टिंग का। तो वो वॉरेन हेस्टिंग को सजा देने की बजाय नंद कुमार को फांसी दे देता है। नंद कुमार को फांसी कब दी जाती है, 1775 में। 1775 में नंद कुमार को फांसी दे दी जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है। इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या। और इनकी जो हत्या हुई है उसी हत्या के कारण कहा जाता है भारत में पहली न्यायिक हत्या, फर्स्ट जुडिशियल मर्डर इन इंडिया, क्योंकि ये न्याय मांगने के लिए गए थे जबकि इनकी हत्या कर दी गई। तो ये है जी जुडिशियल मर्डर इन इंडिया। ये क्या है बाबू, जुडिशियल मर्डर इन इंडिया, फर्स्ट जुडिशियल मर्डर इन इंडिया, जुडिशियल मर्डर इन इंडिया, फर्स्ट जुडिशियल मर्डर, पहली न्यायिक हत्या,
पहली न्यायिक हत्या, ठीक है बाबू, यहां पहली न्यायिक हत्या कर दी गई है। तो माहौल में थोड़ी गर्मा गर्मी आ गई है। उसके बाद बाकी के ये दोनों कोर्ट में तो नहीं जा सकते थे, ये दोनों कोर्ट में तो नहीं गए, लेकिन इन दोनों ही लोगों ने 1781 में इस शिकायत को ब्रिटेन सरकार के पास दर्ज कराया। ये दोनों कोर्ट में, देखो कोर्ट में तो ये गया था, सुप्रीम कोर्ट में गया था न्याय मांगने के लिए, क्या मिली? मौत। अभी कोर्ट में तो नहीं जाएंगे। तो ऐसे मामलों में क्या कर सकते थे? ऐसे मामलों में करिए ये सकते थे कि दोनों 1781 में जब ये एक्ट आया ना, एक्ट क्यों आया? देखो एक्ट इसलिए आया जिसमें क्लियर कर दिया कि हाँ जी हमारे वॉरेन हेस्टिंग की गलती नहीं है। हालांकि ये दोनों ब्रिटेन सरकार से इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग की शिकायत की है, ब्रिटेन सरकार से वॉरेन हेस्टिंग की शिकायत की गई है। इन्होंने ब्रिटिश सरकार को वॉरेन हेस्टिंग के कार्यों के बारे में बताया, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यों के बारे में बताया, हेस्टिंग के कार्यों के बारे में बताया, कार्यों के बारे में बताया, के बारे में बताया। तो ऑब्वियस ही बात यह है कि दे बिकेम वेरी फियर्ड, बहुत डर गए थे बेचारे। तो इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग की शिकायत किससे कर दी? ब्रिटेन गवर्नमेंट से कर दी। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई कदम उठाएगी, क्योंकि हम वॉरेन हेस्टिंग की सीधी गलती है भाई। एक आदमी से 5 लाख रुपए ले रहा है, एक आदमी से 8 लाख रुपए ले रहा है, रिश्वतखोरी कर रहा है, जो कि ब्रिटेन सरकार की नजरों में गलत था। अबे एक आदमी सरकार थोड़ी हो सकता है मां, ठीक है? और अगर एक आदमी सरकार नहीं हो सकता तो वॉरेन हेस्टिंग की शिकायत की गई है। अब ब्रिटेन सरकार इस पर कदम उठाएगी। बेटा यहां तक नोट आ गया है तो बताओ, अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ब्रिटेन सरकार का अगला कदम। ब्रिटेन सरकार को यह बात समझ में आ चुकी थी कि एक आदमी को हमने बहुत ज्यादा पावर दे दी है, अब इन पावर्स को हमें कम करना पड़ेगा। इस एक्ट के आने के बाद ही इन दोनों ने शिकायत करी है, इसलिए 1781 है। अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन सरकार क्या करती है। बताइए। अच्छा अवंतिका, ऐसा जब नोट हो तो बता देना। थैंक यू ओम प्रकाश बावनकर। अब हम आगे बढ़ जाएं बाबू, ठीक है। ब्रिटेन सरकार इनके कार्यों पर नियंत्रण करने के बारे में सोच लेती है और वो कंपनी के कार्यों को 2 भागों में विभाजित करने के बारे में सोच रही है। ठीक है, चलो अब समझिएगा। ब्रिटेन सरकार कंपनी के कार्यों को 2 भागों में विभाजित करने का विचार करती है। 2 भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है जी हाँ। डिवाइडेड वर्क्स ऑफ कंपनी इन 2 पार्ट्स, डिवाइडेड वर्क्स ऑफ कंपनी या वर्क्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 2 पार्ट्स। दो भागों में विभाजित कर दिया। अभी कौन से 2 भाग हैं? अब इन 2 भागों की हम बात करते हैं। किसके थ्रू होगा सर? ये होता है 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ऐसा होता है। पिट्स अधिनियम। जब पिट्स अधिनियम भारत में आया, इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? विलियम पिट्सयंग। विलियम पिट्सयंग। और उन्हीं के नाम की वजह से
उन्हीं के नाम की वजह से जो पिट्स है, इसका नाम पिट्स एक्ट रखा गया। बताइए समझ में, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है। एक बच्चा कह रहे सर मैंने तो 1935 के अधिनियम से पढ़ा है। अरे भैया बहुत सारे लोग इसको 1935 से ही पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ धोखा करने थोड़ी आया हूं, या आपको बहकाने थोड़ी आया हूं। मैं आपको पढ़ाने आया हूं, तो भाई मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं, है ना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप देखिए पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। तो पिट्स अधिनियम यहां से हम पढ़ेंगे। पिट्स अधिनियम में क्या कुछ हुआ है वो हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज समय हो चुका है। आज के लिए इतना ही रहेगा। और चलिए एक बार मुझे बता दीजिए, क्या आपको सब कुछ बढ़िया लगा? एक बार फिर से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और काफी अच्छा रहा आज का दिन। बाकी भी आगे भी पूरा वर्ष बहुत बढ़िया लेवल पर ही जाएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। और एक और बात, जैसे हमारे यहाँ एक प्रचलन है कि न्यू ईयर पे क्या गाजर का हलवा खाया जाता है, बेसिकली गाजर का हलवा। ठीक है, तो ये आप सभी का गाजर का हलवा है, और जो मेरे पास रखा हुआ है ये दरअसल आपका है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जल्द से जल्द अपना सिलेक्शन पक्का करें और आए, तो आपके साथ बैठकर गाजर का हलवा खाया जाएगा। ये थी वो खास बात जो मैंने यहां पर कही। आप सभी का इंतजार रहेगा हमेशा कि आप सिलेक्शन लेकर आए। देखो कई बार क्या होता है ना, बहुत बार कुछ बच्चे होते हैं सिलेक्शन लेने के आने के बाद वो करते हैं कि नहीं नहीं सिलेक्शन तो हमने सिर्फ अपने उससे लिया है। हाँ अच्छी बात है, टीचर्स का जो योगदान होता है वैसे बच्चे के सिलेक्शन में वो 10-20% होता है बस। ऑब्वियस सी बात तो ये है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो होता है कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो जिनसे पढ़े होते हैं, कई बार उनके पास भी नहीं आते हैं, उनके पास जाते हैं जिनके पास जाने से उनको मतलब समझते हो ना कि हाँ ये फोटो खींचो, ये करो, ठीक है, वो मिलता है। भाई मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अपना सिलेक्शन लेने के बाद आप नहीं भी आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपने जीवन में सिलेक्ट होइए। ठीक है, आप कम से कम अपने मन में तो याद रखोगे, उतना ही मेरे लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, चलिए। नेकी कर दरिया में डाल, वही है जी अपना। ठीक है ठीक है सर, सिलेक्शन के बाद क्या गिफ्ट मिलेगा? भाई मैं गिफ्ट नहीं दे पाता, दिक्कत यही है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे ख्याल से अगर पढ़ाई कामयाब होगी तो आप खुद से लोगों को गिफ्ट देंगे, अपने घर वालों को गिफ्ट देंगे अपने सिलेक्शन का। ठीक है हाँ बिल्कुल अवंतिका, अरे वाह, बहुत बहुत आभार आपका हाँ बिल्कुल भाई ओम प्रकाश, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इतना भी बहुत है। ठीक है, अद्भुत। राम राम भाई। अच्छा दूसरी बात एक और कि एक और चीज याद रखना, ये तो चलो देखो मैंने मन की बात बताई आपको, और मुझे अच्छा लगेगा यार अगर आप अपने मन में भी कभी मुझे याद रखेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्ट होने के बाद मन में याद रखते हैं, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, इतनी ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है मेरी कि मुझे बहुत कुछ करना पड़े। आप लोग मुझे जानते हैं, मेरे लिए इतना काफी है। ठीक है, याद रखना। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात ये मेरे भाई कि जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है मेरे इंस्टाग्राम पर, ठीक है, जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है मेरे इंस्टाग्राम GeetRana.77 पर, वो शाम को 6 बजे स्टार्ट होगी, इवनिंग 6 PM। और इसमें हर रोज एक वीडियो आएगी। अब पर डे 1 वीडियो, पर डे 1 वीडियो, पर डे 1 वीडियो, हर रोज एक वीडियो आएगा इसमें। ठीक है, हर रोज इसमें एक वीडियो आएगा, और वो आप देखना। अब यहां पे स्टार्ट करें किंग्स ऑफ इंडिया, किंग्स ऑफ इंडिया, तो आप खुद इसको शेयर कर लीजिए। ठीक है, जीत राणा को फॉलो कर दीजिए। और एक और मजे की बात बताऊंगा आपको, यहाँ पे ना एक खास ग्रुप है। आप बहुत सारे बच्चे होंगे जो खास ग्रुप के लोग होंगे, खास ग्रुप के लोग हैं ना, तो खास ग्रुप मेरा ग्रुप है। ग्रुप का नाम है खास लोग। रीजन क्या है, क्योंकि आप मेरे लिए हमेशा खास रहे हैं और हमेशा खास रहेंगे। तो वहां पे मैंने नोट्स अपलोड करे हैं आज, अभी थोड़ी देर पहले। तो वो सारे के सारे नोट्स आपके अपलोड कर दिए गए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड ऑल अदर्स। तो वो भी आप देख लीजिएगा।
ठीक है, अभी वो डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, 24 घंटे तक डाउनलोडिंग रहती है, उसके बाद वो हट जाएगा, 24 आवर्स तक आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप वहां पर आ जाइएगा। खास लोग हैं, हाँ खास लोग हैं, ये वो सिर्फ खास लोगों के लिए है। अगर आप खास लोग हैं तो आप वहां जाके जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, चलो बाकी मिलते रहेंगे इसी तरीके से। जो इंस्टा यूज नहीं करते कोई बात नहीं है बेटा, मैंने आपसे ये थोड़ी कहा कि करना ही करना, बस यही है। सर आप लास्ट में कुछ बताने वाले थे, वो यही था जो बताना था कि किंग्स की सीरीज से जुड़िए, बहुत अच्छा लगेगा। तो आपने कहा था यूट्यूब पे, कोशिश करते हैं यूट्यूब के लिए, बट अभी फिलहाल में इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए शुरुआत के 1 सप्ताह, उसके बाद देखते हैं यूट्यूब के लिए। ठीक है, टेलीग्राम में नहीं चलाता। ठीक है, अच्छा लगा मुझे, बहुत 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 बढ़िया लगा, और आप सभी आए, मुझे तो मजा आ गया। ठीक है, साल की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए। आप लोगों में से कोई एक सिलेक्शन लेके आ जाता तो अभी गाजर का हलवा पेल रहे होते दोनों जने हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, अरे सब खास हैं आप। हाँ जी, ऐसे ही खास ग्रुप है। हाँ भाई कर देंगे, यूट्यूब भी कर देंगे। अच्छा, अच्छा लगा मुझे आपके साथ मिलकर। यहाँ पर एक बच्चा है प्रभासनी, आप पूछिए क्या सवाल है आपका, जिसका अब बाकी किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ लो, क्योंकि न्यू ईयर है तो चलिए कोई नहीं, आपके लिए थोड़ी दिन और, थोड़ी देर और सही। जी बिल्कुल। जी हाँ, क्योंकि राणा को हाँ नहीं, राणा को जी कहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो नामुमकिन हो, क्योंकि नामुमकिन का दूसरा नाम मुमकिन करते हुए राणा है। ठीक है, चलिए क्या डाउट था भाई, आप पूछिए। सर एक सॉन्ग हो जाए, आज नहीं कल करते हैं सॉन्ग, साल के पहले दिन नहीं। चलिए ठीक है, अगली बार तैयार। अरे बिल्कुल भाई, अगली। ठीक है, नोट्स कहां मिलेंगे भाई? खास ग्रुप के अंदर नोट्स अपलोडेड है। ठीक है, चलिए चलिए। श्रेष्ठा बेटा मान जा, चीता ही कहते हैं। अरे कौन था जो डाउट पूछ रहा था? पूछ रहा नहीं पूछ रहा? अरे हम्म, ठीक है चलिए। क्या आपकी शादी हो गई, ये पूछना था तुम्हें? भाई मेरी शादी नहीं हुई है। ठीक है, ये पूछना था, ये डाउट था तुम्हारा? यार हद होती है, मुझे लगा कोई डाउट होगा। चलिए कोई नहीं, अब आपसे कल मिलेंगे, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और इसी तरीके से पूरा साल बहुत बेहतरीन रहने वाला है, और बहुत बढ़िया लेवल पर आपके लिए सब कुछ रहने वाला है। ठीक है, टेंशन मत लो, मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।